विद अपराजिता में आपका खूब खूब स्वागत। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर नजीर अंसारी, यूं कह लें कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर, उसके बाद बिजनेसमैन और फिर न जाने क्या क्या, और अब जो है जो राजनीति की चांदनी है उसमें कदम रख दिए। पहले तो खूब खूब स्वागत आपका। झारखंडी जवान, जय भीम, जय बिरसा, जय मूल निवासी। आप हजारीबाग अपडेट के सारे दर्शकों को मेरा जोहार। बिजनेस अच्छा चल रहा था आपका, सब कुछ, उसके बाद वकील साहब हैं आप, साथ ही साथ फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, इतने फिट हैं, लंबे चौड़े कद काठी के मालिक हैं। अब दूसरा कोई फील्ड चुन रहा था, राजनीति की चाहत क्यों हुई? बेशक एक लाइफ है, एक ज़िंदगी है, और मुझे लगता है कि इस ज़िंदगी में जितना कुछ आप हासिल कर लो तो बेहतर है। लोग कहते थे कि अगर ज्ञान पाने के लिए अगर 7 समुंदर भी जाना पड़ जाए तो उसे पार कर जाओ। और मुझे लगता है राजनीति और जनसेवा एक समुंदर ही है, और मुझे लगता है इस पे मुझे तैरना पसंद आएगा। काफी प्रोफेशनल बात कर रहे हैं, थोड़ा पर्सनल आते हैं। संघर्ष देखा है डॉक्टर नजीर अंसारी ने? संघर्ष नहीं, मैंने संघर्ष नहीं देखा है। संघर्ष हमारे पिताजी ने देखा है। स्ट्रगल किसे कहते हैं वो मेरे पिताजी ने देखा है। मैं समझे उस संघर्ष को मैं बढ़ावा दे रहा हूँ। उस संघर्ष को याद करके मैं लोगों के बीच में जा करके उनके उस संघर्ष को, उनको वो संघर्ष ना करना पड़े, उसके लिए काम कर रहा हूँ। किनको संघर्ष ना करना पड़े? हमारे देखिए ये मांडू विधानसभा खासकर बहुत शोषित लोग हैं यहाँ पर, बहुत दलित है, अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें आज भी मूल सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो रही है। विकास नहीं, मूल सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, सड़क, बेसिक नीड्स, पानी, बिजली, सड़क, जल, घर, सड़क। हाँ, ये चीज़ उपलब्ध नहीं हो पा रही अंदर से झकझोरा कभी, या फिर क्या बहुत फील बार। कैसे हुआ? जैसे ये आपने कहा कि भाई एक जिंदगी है तो समंदर भी पार करना, तो ट्राई तो एटलीस्ट करना ही चाहिए। ये कैसे अचानक से खुमार चढ़ गया आपको, भाई राजनीति में कदम रखना है? देखिए, शिक्षित हूँ और बेशक वकील भी हूँ, और यही सोच प्रेरणा मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मिली है, क्योंकि जब आज के दौर पे भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे विद्वान आदमी मिलना मुश्किल है। वो पूरे 32 डिग्रियों के मालिक हैं, उसके बाद भी वो राजनीति चुने, क्योंकि वो जानते थे कि पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, अगर किसी समाज का विकास करना हो तो वो एक ही रास्ता है, वो है राजनीति। क्योंकि राजनीति में ही सारे गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की और अल्पसंख्यकों की जननीति बनती है, और जब नीति बनती है उनको देख करके तब विकास होता है। तो उनसे प्रेरणा लेकर के मैं राजनीति में आया। राजनीतिक बातों पर आज थोड़ा सा गौर नहीं फरमाएंगे। रीजन है कि जब भी हम लोगों की मुलाकात होती है तो राजनीतिक मुद्दों पर ही इधर बातचीत चल रही है ज्यादातर। बचपन कैसा गुजरा डॉक्टर नजीर अंसारी का? क्या जैसे अभी जिद्दी हैं, डॉक्टर बन गए, पीएचडी कर लिया, उसके बाद जो है वकील बन गए, बिजनेस कर रहे हैं, पिताजी का बिजनेस को आगे ले जा रहे हैं, साथ में मतलब फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, आपके जो जिम वगैरह है, खास करके खुद पे भी इतना, शायद मेरे को लगता है मॉडलिंग वगैरह का भी शौक नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ों के बाद फिर इसी तरह जिद्दी थे बचपन में, या? नहीं, ज़िद्दी नहीं था। कभी बचपन में मुझे नहीं लगता मैंने किसी चीज़ के लिए ज़िद किया हो, लेकिन कुछ सीखने का और कुछ पाने का इच्छा हमेशा रहा है, और कभी भी स्टबन नहीं रहा किसी एक चीज़ को लेकर के। और हर चीज़ में मैंने खुदा का, भगवान का शुक्र अदा किया है। मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। तो वो शायद वो प्रेरणा हमारे पिताजी से मिला है मुझे कि संघर्ष करते रहो, मिले नहीं मिले अलग बात है। और जैसे हर ग्रंथों में भी कहा जाता है कि कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, तो मैं अपना कर्म करता हूँ, नीयत से सेवा करने का भाव भी रखता हूँ। ऊपर वाला अगर मेरा नीयत सही उनको लगेगा तो वो फल देंगे देंगे। अच्छा, जैसे थोड़ा सा राजनीति का अंश लाएंगे, हार मानते हैं कभी? बिल्कुल। हार नहीं होगी तो फिर सीखेंगे कैसे? हार मानते हैं, हार हो जाना इज डिफरेंट पार्ट। हार मानते नहीं, हैं हार या नहीं फिर उठ मानता, के नहीं खड़े हो जाते नहीं नहीं, हार नहीं मानता है। अगर किसी वजह से हो जाती है तो मैं उससे सीखने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज विदाउट फेलियर यू कैन नॉट सक्सीड। तो क्योंकि बोलते हैं ना, जब आप हारते हैं तो आपको अनुभव होता है, और आप जब जीतते हैं तो आप आगे बढ़ने के लिए और ऊर्जा मिलती है। तो मुझे लगता है हर इंसान को हारना चाहिए। जैसे अल्फ्रेड नोबेल ने भी जब बिजली बनाई थी तो 99, बहुत सारे हज़ारों बार उसने फेल किया, और लोग उसे फेलियर नहीं माना। उन्होंने कहा कि मैंने इतने हज़ारों बार, मुझे पता चला कि 1000 इस ऐसे तरीके हैं जिससे बिजली नहीं बन सकती। तो आप समझिए कि क्या पॉजिटिव एटीट्यूड लेके वो चले होंगे। आप कभी फेल हुए? बिल्कुल फेल हुआ हूँ। कब? क्लास 6 में। सच में फेल हुए थे? हाँ, फेल हुआ हूँ।
और इंजीनियरिंग में भी मैं फील्ड थ्योरी एक पेपर हुआ करती, जबकि वो सबसे स्ट्रांग मेरा पेपर था, ओके। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैं वो पेपर फेल कर गया। तो राजनीति में ऐसा कोई पड़ाव आया तो फिर उठ के खड़े होंगे डॉक्टर नजीर अंसारी, या फिर राजनीति, दूसरा फिर समंदर नापने चले देखिए गए? इसे मैं राजनीति नहीं कहूँगा, मैं जनसेवा के लिए आया हूँ। मैं सबसे पहले ये बात बता दूँ, राजनीति एक ऐसा मुझे एक फील्ड, एक पैमाना है जिससे मैं अपना दायरा बढ़ा रहा हूँ। आज मैं अपने स्तर से, निजी स्तर से लोगों की मदद करता था, जनसेवा करता था, लेकिन राजनीति में आने के बाद ये दायरा बढ़ जाएगा मेरा। हार और जीत तो अपनी जगह है, बोलते हैं ना कि मंजिल मिले ना मिले ये किस्मत की बात है, आप कोशिश भी ना करो ये भी तो गलत बात है। डायलॉग्स बहुत आपके भाई काबिले तारीफ है। ये बताएं, मूवी देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ। कब देखी है आखिरी मूवी? मेरे ख्याल से 6-7 महीना पहले देखी है। अच्छा, कुछ और पर्सनल सीजन्स ज़्यादा देखना पसंद करता हूँ। शॉर्ट शॉर्ट होते हैं ना? हाँ, सीजन्स देखना पसंद करता हूँ ज़्यादा, स्पेशली कोई हॉरर हो या कॉन्स्पिरेसी वाली हो, ये सब ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं। आप ट्रिप वगैरह पे जाते हैं घूमने के लिए? बिल्कुल, वो एक एनर्जी बूस्टर है हमारे लिए। वो नहीं होगा तो शायद ज़िंदगी में बहुत मुझे लगता है मैं पीछे चला जाऊँगा। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई शुरुआती दौर की कहाँ से हुई आपकी? देखिए, मेरी पैदाइश इसी गांव में हुई। आप जिस गांव में आए हैं वो इंदिरा जरबा कहलाता है, चुरचू प्रखंड कहता है। मेरी पैदाइश इसी गांव में हुई थी, और छोटे से, मतलब उस समय तो हॉस्पिटल्स वैसे नहीं थे, तो छोटे से गांव में ही हुई थी हमारी पैदाइश। उसके बाद शायद मेरे पिताजी को शिक्षा का महत्व बहुत पहले से मालूम था, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। उन्होंने मांडू हाई स्कूल में लंच टाइम चना बेचा है, खलासी रहा है, कंडक्टर रहे हैं, ट्रक चलाया है उन्होंने, तो उनका संघर्ष बहुत है। तो शायद वो शिक्षा का महत्व जानते थे, और इसलिए मुझे 2.5-3 साल की उम्र में ही मुझे रजरप्पा भेज दिया गया, ताकि मैं शिक्षा, क्योंकि जो माहौल था उस वक्त पढ़ाई का नहीं था, तो रजरप्पा प्रोजेक्ट भेज दिया, वहाँ डीएवी स्कूल में मेरा एडमिशन कराया, और 6-7 साल वहाँ पढ़ा मैं। समझिए कि एक माँ के गोद से 3 साल का बच्चा अलग होना, आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए आप। उसके बाद उन्होंने फिर वहाँ से निकाल करके मुझे हॉस्टल भेज दिया, फिर से दूरी रखा, वहाँ मैं 2-3 साल रहा, फिर वहाँ से ला करके फिर सेंट ज़ेवियर स्कूल जो अब हज़ारीबाग में, वो 4 साल मैं अपने माँ बाप के साथ रहा। वो कंप्लीट किया तो 12th में डीपीएस रांची से किया, वो भी माँ बाप से अलग हुआ। फिर इंजीनियरिंग मैं बैंगलोर में किया, वो 4 साल फिर अलग हुआ। फिर जॉब किया इन्फोसिस में 1 साल, वो अलग हुआ। 2009 में मैं फिर हज़ारीबाग आया। तो ये समझिए कि मेरे माँ बाप ने जो संघर्ष किया है मुझे दूर, अपने से दूर रख करके, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं कुछ भी हूँ आज, तो उन दोनों की वजह से हूँ। अच्छा, एक बात बताएं, साइकोलॉजिकली ये माता पिता या घर से दूर रहना कितना ज़रूरी होता है, या कितना बेनिफिशियल होता है? देखिए, कोई बच्चा नहीं चाहता कि अपने माँ बाप से दूर रहे, और कोई माँ बाप नहीं चाहते कि मेरे बच्चे दूर रहें, क्योंकि माँ तो जानती है ममता का वो होती है। आप अब नौकरी नहीं भी करोगे तो वो आपको अपने पास रखना पसंद करेगी। देखिए, चाहत और ज़रूरत इज डिफरेंट। जी, तो मैं ज़रूरी क्यों? मैं अगर मुझे आप पूछिएगा तो मैं कहूँगा कि हमें ऐसा व्यवस्था बनाना चाहिए, हमें एक ऐसी इन्वायरमेंट बनानी चाहिए जहाँ पर रोजगार का अवसर अपने ही क्षेत्र में बने। फॉर एग्जांपल, आप देखिएगा कि तमिलनाडु और केरला जैसे स्टेट में सबसे ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजेस हैं, बहुत ज़्यादा। और दुनिया के किसी कोने में भी जाइएगा तो आपको केरला के नर्सिंग दिखेंगे, नर्स दिखेंगे। क्यों दिखते हैं? क्योंकि वहाँ की व्यवस्था ने इतने नर्सिंग कॉलेजेस खोल दिए हैं कि लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, वहीं पर पढ़ रहे हैं और वहीं से अपना डिग्री हासिल, रोजगार पैदा कर रहे हैं, और वो उस स्किल को वो सारी दुनिया में फैला रहे हैं। उसी तरह आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में भी देखोगे तो साउथ इंडिया में ज़्यादातर शिक्षा को बहुत अहमियत दी जाती है, और आपके टीचर्स जो होंगे आपको नॉर्थ इंडिया या स्टेट इंडिया के बाहर भी दिखेंगे। तो ये व्यवस्था हमें मांडू विधानसभा, खासकर झारखंड में भी बनानी पड़ेगी, तब जा कर के लोग अपने घर पे और अपने गांव में रहेंगे और रोजगार भी पाएंगे और माँ बाप से जुड़ गए। अब आप सोचिए कि आप जवान हो गए और आप अपने माँ बाप को छोड़ करके मजबूरी में आप मुंबई में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, और ये बच्चे जिस समय माँ बाप 60-70 साल के माँ बाप को सेवा करने का वक्त आया है, आप मजबूरी के तहत वहाँ पर काम कर रहे हैं। समझिए बाहरी हो चुके हैं आप। तो उनके लाइफ में तो आराम रहा ही नहीं, संघर्ष रहा। और अगर उसने गलती से शादी कर ली तो समझिए उस औरत का भी ज़िंदगी एकदम ख़राब हो जाता है, क्योंकि पति रहता है कहीं और, ये लड़की रहती कहीं और। अब वो छोड़ नहीं सकता क्योंकि माँ बाप अकेले हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे मांडू विधानसभा में पलायन का लग रहा है,
और मैं कोशिश करूंगा इस पलायन को जल्द से जल्द किसी न किसी तरह से इसको कोशिश करूंगा कम से कम करने का और रोजगार के अवसर जितना पैदा करने ज्यादा बिल्कुल घुस चुके हैं अब राजनीति में, मुझे लग रहा है रंग में जिस तरह ढल चुके हैं, बार बार मांडू का जिक्र कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि मांडू विधानसभा क्षेत्र को आप डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे करेंगे? का। मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारे पूर्व विधायकों ने मांडू विधानसभा की मूल सुविधाओं को विकास का नाम दे दिया है। सबसे बड़ा अगर मुझे जागरूकता फैलानी होगी तो मैं इस बात पे फैलाऊंगा कि जो मूल सुविधाएं हैं जैसे बिजली, सड़क, पानी, ये कोई भी इंसान का मूल अधिकार है। हमारा मूल सुविधाओं को अच्छाई का या विकास का नाम दे दिया गया है। तो हो सकता है कि वो मूल सुविधाएं भी ना हो, वो करते करते सतत प्रयास कर रहे हो विकास का। देखिए ये 40 साल हो गया है और यहाँ पर लगभग 97 पंचायत है, कुछ इसमें चला गया है, तो 90-97 पंचायत है। अगर एक साल भी एक पंचायत को देंगे ना तो कोई भी पंचायत आराम से हो जाएगा। मतलब एक विकास के मतलब बेसिक सुविधाएं तो आराम से मिल जाएगी। विकास कब होता है? जब आप सामाजिक विकास करते हैं या फिर आप एक आर्थिक विकास करते हैं। जब आर्थिक विकास होती है तो कैसा होता है कि आपके घर में एक रोजगार है, आपका शौहर हो या आपका बेटा हो काम कर रहा हो, घर पे रोज पैसे आ रहे हैं, तो अपने आप आपका रहन सहन सब सही हो जाएगा। एक माँ जो एक साड़ी लेती है एक महीने में 4 साड़ी लेने लगी क्योंकि बच्चा उसका कमा रहा है। मैंने कहीं रील में भी कहीं देखा था कि आप गरीब नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, वरना आप खूबसूरत दिखेंगे। एकदम एग्जैक्टली यही बात है। आप ज़्यादा फिल्म स्टार्स को उसके पुराने फोटो देखो और आज के फोटो देखो, तो आर्थिक रूप से मजबूती आएगी तो अपने आप आपके सोशल डेवलपमेंट हो जाएगी। रही बात सोशल में भेदभाव बहुत है, सामाजिक भेदभाव बहुत है, दूर करनी होगी। आखिरी बार रोए कब है डॉक्टर नज़ीर अंसारी? रोते हैं कभी? बिल्कुल रोता हूँ। मैं बहुत इमोशनल हूँ और मैं जब भी कोई चीज़ जीत हासिल हो जाती है तो मेरे आंखों से आंसू झलक ही जाते हैं। जीत हासिल होने के बाद दुख में कब रोए? दुख में नहीं रोता। मैं अपने आप को समझता हूँ कि कठिन समय आपको आजमाइश होती है, क्योंकि ऊपर वाला भी देखता है कि अगर किसी को नवाजना है या किसी को देना है तो उसको पहले आजमाता है, और वो आजमाइश में अगर रोने लगा इंसान तो फिर क्या मतलब आजमाइश तो देनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। किसी मेटल पे या सोने पे उकेरा जाए बहुत खूबसूरत और पतले पतले डिजाइन, तो और सोना में तपाया जाएगा और ठोका पीटा जाएगा। बिल्कुल। क्या करेंगे सबसे पहले मांडू में अगर जनता जनार्दन मौका देती है? मेरे मन में तब से जहन में ये सवाल घूम रहा था। राजनीति पर हम लोग जनरली पॉडकास्ट में बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको समस्याएं दिख रही हैं तो कुछ सॉल्यूशन भी आपने सोचा? बिल्कुल। देखिए सबसे पहला काम जो मैं करूँगा ना, मैं पानी का व्यवस्था का व्यवस्था। पानी की व्यवस्था नहीं? पानी की व्यवस्था नहीं है। लोग आपको अच्छा, 100 में से लगभग कितने % एरियाज में पानी की व्यवस्था? 60 to 70% पानी नहीं। इतना गैप? मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि आप निरकी में आप चले जाइए, वहाँ ऐसा टोला है जहाँ पर लाल पानी पी रहे हैं लोग। चटकरी चले जाइए, वहाँ पर लोग 7 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं चूहा का पानी पीने के लिए। कनकी पंचायत चले जाइए, वहाँ पर हंसना गड़ा है, वहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल जाती हैं औरतें, वो कोई रास्ता नहीं है, वहाँ से चूहा से पानी पी रहे हैं। आप छोड़िए यहाँ बात, चरही में आ जाइए, 44 एक है, वहाँ पर 1.5 किलोमीटर पहाड़ चढ़ते हैं पानी, चूहा का पानी पीने के लिए पर डे। यानी कि दिहाड़ी का काम करते हैं 5:30 बजे तक, 5 बजे आने के बाद औरतें फिर पानी लाने जाती है ऊपर और फिर जाकर घर में खाना बनाती है। ये स्थिति है। तो सबसे पहले देखिए विकास तो सेकेंडरी है, सबसे पहले मूल सुविधाएं ज़रूरी। जब पेट में कुछ अन्न नहीं रहेगा वो तो आदमी विकास की क्या बातें करेगा। मैं समझता था कि लोग ऐसा क्यों है कि परिलोभन में आकर के नेताओं को वोट देते हैं। बात वो नहीं है, परिलोभन उनकी मजबूरी हो गई है क्योंकि उनके पास ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, और कुछ लोग इन ज़रूरतों को अपना मतलब अस्त्र शस्त्र मान लेते हैं और इसी को यूज़ करके आजकल सत्ता में पेशेंस लोगों में अब खत्म हो चुका है, संघर्ष करते करते, और जो क्विक मिलता है वो ज़्यादा तो उसके आदी हो चुके हैं, मजबूरीवश। हाँ, मजबूरीवश। तो वो मनोबल कहीं ना कहीं लोगों का टूटा है, और मेरी वही कोशिश है कि इनको इस मनोबल को मजबूत करूं, और ये उम्मीद से मुझे देख रहे हैं तो मैं इनकी उम्मीद पे खरा उतरूं। चंद्रशेखर आज़ाद से इतने ज़्यादा प्रभावित क्यों हैं आप? देखिए चंद्रशेखर आज़ाद ही ऐसा उनका नाम इसलिए है क्योंकि वो अधिकारों से अधिकार की बात करता है। वो सड़कों का नेता है, चेयर का नेता नहीं है। वो सड़क पे आकर के आंदोलन करने वाला लड़का है। वो CA NRC पे लड़ा है। वो बंदा ऐसा है कि उसने अभी SC ST का जो आरक्षण की बात हुई तो उस पर आके सड़कों पे उतरा है। आप भी सड़क पे काफ़ी दिख रहे थे। जी, वो उसने अगर एक अल्पसंख्यक समाज के प्रॉफेट मोहम्मद पे बोला गया तो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने सड़कों पे आकर के उसका विरोध किया, किसी सेकुलर पार्टी ने विरोध नहीं किया। तो ऐसे नेता देश को चाहिए जो जनते के मुद्दे को रोड पे लाके बात करें।
तो इस वजह से प्रभावित बहुत प्रभावित है। सड़क पर आप भी दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे, मैं दिखना शुरू कर चुका हूँ। और मैं मांडू विधानसभा के उन नेताओं को बता देना चाहता हूँ कि कुछ गलत काम हुआ तो सड़क पे तो आएंगे और पूरा जनता के सामने आपका उजागर तो ज़रूर करेंगे। ओपन चैलेंज? ओपन चैलेंज। अब नहीं सहा जाएगा? नहीं सहा जाएगा, जनता नहीं सहेगी। यहाँ के लोगों की तकलीफ से तकलीफ होता है, बहुत होता है, बहुत होता है। आपको मैं बता देता हूँ, धर्मपुर में एक गांव है, धर्मपुर टाटीजरिया का एक गांव है। वहाँ पर रास्ते में 24/365 डेज पानी नाला बहता, गंदा पानी रोड पे। लोग वहाँ कहते हैं हम बेटी ले जाएंगे, बेटी देंगे नहीं। इसका मतलब समझिए कितना भारी शब्द मैं बोल रहा हूँ। बोलते हैं कि मैं बेटी यहाँ से ले जाऊँगा लेकिन इस गाँव में बेटी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें हर दिन नाला साफ़ करना पड़ेगा, हर दिन रोड साफ़ करना पड़ेगा गंदगी का। तो मेरी बेटी यहाँ पर सिर्फ झाड़ू मारने नहीं आई। इसका प्रभाव समझ लिए कैसा है उस गांव में। ऐसे से तो क्यों नहीं दिला हाथ होगा, एकदम होगा। झारखंड मतलब जल जंगल ज़मीन और उसकी रक्षा करने वाले यहाँ के लोग, और इस तरह से अभी भी है। शायद जो बाहरी शहरी लोग होंगे जो जानते होंगे कि भाई झारखंड की राजधानी रांची है, किसी से कम नहीं है। यहाँ पे हजार बागों का शहर हजारीबाग है, रामगढ़ है, पतरातू वैली है, और न जाने कितनी ही चीज़ें यहाँ पे समाई हुई है, प्राकृतिक संपदाएं समाई हुई हैं। और उसके बावजूद यहाँ के लोगों की ये हालात है, तो वो बेसिक चीज़ शायद हमारे जो दर्शक होंगे उनको भी ये चीज़ें मालूम नहीं होंगी। आपने कोशिश तो पूरा किया है, दौरा शायद पूरा किया है। बिल्कुल एक्चुअली में लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि जो लोग जिस पंचायत में रहते हैं उसी पंचायत का हाल जानते थे। दूर का ढोल सुहाना लगता है। तो लोग, जब मैं ये जो डोर टू डोर और घर पंचायत तो पंचायत घूमा, 1119 टोला के आसपास है पूरे मांडू विधानसभा में। लगभग मैं 650 टोला घूमा है, और उसी से मुझे समस्याएं, उसी से मुझे समाधान भी लोगों से मिला है। तो मुझे लगता है कि जब मैं लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, तब वो आज मुझे अपना एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, नहीं तो उन्हें खुद नहीं मालूम था। एक आखिरी प्रश्न करेंगे, क्योंकि आपसे फिर बात करने लगे तो शायद सुबह से शाम हो जाए और आपका भी बहुत क्रूशियल टाइम है, तो बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लेंगे। सबसे ये क्वेश्चन मेरा रहता है, रीज़न है कि सबकी पर्सनल लाइफ जानने को लोग बहुत उत्सुक रहते हैं। जो देख रहे हैं कि भाई डॉक्टर नज़ीर अंसारी, उनको पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता उनका, कुछ ऐसा डेयर बताइए कि मतलब जो किसी को नहीं पता हो। डेयर? हाँ। अब वो हम हमारे 20s में किया करते थे। सबकी चाहत होती है गोवा जाने की। तो बस एक बार हम भी गोवा गए थे और गोवा के समुंदर के रेतों का मजा लिए थे। क्रश रही है कभी? क्रश क्या मतलब मैं क्या बहुत वक्त लगा रहे हैं बोलने में। देखिए फिर घर जाने को नहीं मिलेगा, फिर ऐसे कुछ क्लियर कर दीजिए। ऐसा नहीं है, देखिए जो लोग चाहते हैं आपको, वो वी शुड रेस्पेक्ट एवरीवन्स फीलिंग। जो आपको चाहते हैं या आप किसी को चाहते हैं, तो चाहत में किसी की रोक नहीं है, लेकिन एक पे टिके रहिए तो बेहतर है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत सही बात कही आपने। और आज के ज़माने में तो ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है। तो ऐसे में अब इस पॉडकास्ट को यहीं पे, ये इमोशनल बातें भी हो गई, राजनीतिक बातें भी हो गई, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का पॉडकास्ट आपके साथ हुआ, तो शायद लोग बहुत इसको पसंद करेंगे, बहुत प्यार देंगे। और इसी के साथ अब आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये आप सुन रहे थे डॉक्टर नज़ीर अंसारी को। कैसा लगा ये पॉडकास्ट? कमेंट ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। आप खुल करके कमेंट कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। कुछ डॉक्टर नज़ीर अंसारी को कहना हो तो उनको कह सकते हैं, कमेंट के द्वारा बतला सकते हैं, या कुछ सुझाव देना हो तो वो दे सकते हैं। ज़रूर से डॉक्टर नज़ीर अंसारी और उनकी जो टीम है, टीम मेंबर्स हैं, वो उसका रिप्लाई भी करेंगे। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, देखते रहिए हजारीबाग अपडेट्स। फिर मिलूंगी किसी नए गेस्ट के साथ टॉक विद अपराजिता में। थैंक यू।